हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा एसएससी का 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मॉड्यूल चल रहा है और इससे पहले मैंने हाइड्रोलॉजी चैप्टर की इन्फिल्ट्रेशन की थ्योरी की वीडियो को अपलोड किया था। इसके अंदर आई विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर। तो और अगर आपको कोई और हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो। Now let's start some questions on infiltration. The number one question here says that the ratio of a runoff to rainfall is called as. आपको चार ऑप्शन जो गिवन है वो है, पहला रेनफॉल कोफिशिएंट, दूसरा रन ऑफ कोफिशिएंट, तीसरा इन्फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, चौथा इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब मैं आपको एक चीज़ याद यहाँ पे दिलाता हूँ कि रन ऑफ क्या था। रन ऑफ वो है वॉल्यूम पानी की जो कंट्रीब्यूट करती है रेनफॉल एक्सेस में। रेनफॉल एक्सेस क्या होती है? रेनफॉल एक्सेस वो होती है जब भी ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्रेसिपिटेशन होती है, सपोजिटली इट इज़ पी, तो पहले पानी इन्फिल्ट्रेट करता है। फर्स्ट द वाटर इन्फिल्ट्रेट्स एंड द पोर्शन विच इज़ लेफ्ट ओवर वो क्या करता है, वो रन ऑफ में आ जाता है। तो रेशियो अगर इस रन ऑफ का लेता हूँ इस प्रेसिपिटेशन का, दैट इज R अपॉन P, दैट इज नोन एज रन ऑफ कोफिशिएंट। इट इज नोन एज रन ऑफ कोफिशिएंट। ये क्या डोनेट कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब सपोजिटली अगर रन ऑफ कोफिशिएंट निकल के आता है 0.8 और अगर मेरे को निकालना है रन ऑफ कितना है, तो रन ऑफ इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ पी। तो रन ऑफ कोफिशिएंट सपोजिटली ये के है, ये डिनोट कर रहा है कि 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन, जितना भी पानी धरती के ऊपर आ रहा है कि उसमें से 80% क्या है, वो रन ऑफ में जा रहा है। तो रन ऑफ कोफिशिएंट ये चीज़ डोनेट करता है। इट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू रन ऑफ और रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस में जितना पानी परसेंटेज आ रहा है उसको रन ऑफ कोफिशिएंट डिनोट करता है। तो इसका आंसर है बी, द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज रेनफॉल इज कॉल्ड एज रन ऑफ कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को थोड़ा ढंग से समझते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, कि ऐसे सवाल जब आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, एसएससी जेई के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमने अक्सर देखा है कि न्यूमेरिकल्स आजकल बहुत आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से न्यूमेरिकल्स काफ़ी देखे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। द रेनफॉल दैट अकर्ड इन 4 सक्सेसिव पीरियड्स। 4 सक्सेसिव पीरियड्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक, are 0.8, 1.6, 2, 2.5. If phi index of such storm is given as 1.2 centimeter per hour, then direct runoff from the basin, direct runoff मुझे निकालना है बेसिन के ऊपर कितना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि फाई इंडेक्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहले फाई इंडेक्स था क्या? फाई इंडेक्स था, जैसे ही अगर ये हाइटोग्राफ मैंने प्लॉट किया, ठीक है, हाइटोग्राफ प्लॉट किया, तो फाई इंडेक्स में मैं वो, ये सपोजिटली दिस इज फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स में मैं वो पीरियड्स को कंसिडर करूँगा जो रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट कर रहे हैं। इस केस में देखिए ये प्रमोट नहीं कर रहा, ये प्रमोट नहीं कर रहा, तो क्या है कि ये सारा का सारा पानी क्या कर रहा है, इनफिल्टर कर रहा है। तो मुझे ये ड्यूरेशन, सेकेंड ड्यूरेशन और ये फोर्थ ड्यूरेशन कंसिडर करनी होगी जो रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट करता है पीरियड्स को। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही लेने होते हैं। तो अब यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.2 है। अब देखिए 1.2 से छोटा है 0.8, तो मैं ये ड्यूरेशन नहीं ले सकता। मतलब फर्स्ट आवर के अंदर 0.8 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 0.8 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। मतलब अगर ये
ग्राउंड है और इसके ऊपर कितना है 0.8 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, पर जो कैपेसिटी है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है अर्थ की ग्राउंड लेवल के नीचे, वो कितनी है 1.2। मतलब इसकी भूख ज़्यादा है, ग्राउंड सरफेस को ज़्यादा भूख लगती है और इसके अंदर हमें खाना कम मिल रहा है, तो ये तो सारे का सारा ही खा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल एक्सेस क्या है, रेनफॉल एक्सेस नहीं आएगी। तो फाई इंडेक्स से जो भी कम वैल्यू होगी उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो देखिए फर्स्ट पीरियड की यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी नहीं रेनफॉल एक्सेस के अंदर। अब देख रहा हूँ मैं 1.6 1.2 से ज़्यादा है, 2 1.2 से ज़्यादा है, 2.5 1.2 से ज़्यादा है। तो मुझे फाई इंडेक्स गिवन है और फाई इंडेक्स में मेरे को पता है कैसे निकालूंगा मैं। अब फाई इंडेक्स में देखूंगा कि जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल एक्सेस के अंदर प्रमोट कर रही है माइनस रन ऑफ अपॉन में ड्यूरेशन जो मेरे रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट कर रही है। अब मुझे जो कंसिडर करना है रेनफॉल जो रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट कर रही है वो है 1.6 प्लस 2 2.6 प्लस 2.5 कितना हो गया, दिस इज 3.6 और ये 2.5 करें कितना 11, ये 4 ये 6 6.1 हो गया। तो 6.1 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो रेनफॉल एक्सेस के अंदर काउंट कर रही है। मुझे रन ऑफ निकालना है और ड्यूरेशन अब मुझे बताइए कितना लूँगा मैं, 4 घंटे लूँगा या 3 घंटे लूँगा। 4 सक्सेसिव पीरियड्स है तो मुझे फर्स्ट पीरियड की लेनी नहीं, तो मैं टी की वैल्यू कितनी लूँगा 3 लूँगा। तो 6.1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 3। फाई इंडेक्स मेरे को कितना गिवन है 1.2 इंटू 3 कितना हो गया, इट इज़ 3.6 इज इक्वल टू 6.1 माइनस आर। तो अब मुझे आर की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आएगी 6.1 माइनस 3.6। कर लीजिए अब इसको कितना आएगा, 6.1 माइनस 3.6 कितना आ गया 11 और ये 5, 11 में से 6 गए 5 में से 3 गए 2, 2.5 सेंटीमीटर की क्या है रन ऑफ है आपके पास। अब 2.5 आपके पास सीधा सवाल है। अब देखिए जब अब मुझे इसमें ये चीज़ आपको बतानी थी। अब जब देखिए कि कैलकुलेशन इतनी आसान है तो करने में कोई टाइम जा नहीं रहा आपका, सीधा आपने क्या करा कैलकुलेट करा। सिंपल हम 7वीं क्लास में हम इतनी कैलकुलेशन कर लेते थे, तो ये कैलकुलेशन तो आपकी तेज़ होनी चाहिए। आजकल ये एसएससी जेई में बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल से पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप पूछे जा रहे हैं और न्यूमेरिकल टाइप ऐसे हैं कि कम टाइम लग रहा है, पर जो ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें उनको पहचानना ज़रूरी है। और पहचानना हम कब पाएंगे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें देखिए कम टाइम लग रहा है काफ़ी। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर मैंने इसका आंसर निकाल दिया। और जो दूसरे थ्योरेटिकल सवाल होते हैं वो तो पढ़ते ही हमें आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। इसके अंदर हमारे को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, तो हमारी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की इतनी होनी चाहिए कि ये 1 मिनट के अंदर हो जाए। एसएससी जेई में ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ऐसे पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको ध्यान में ये ला रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको कहूँगा कि ईएससी के प्रीवियस ईयर में जो आसान से सवाल हैं, जो इजी क्वेश्चंस है ना, जो न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि उसमें भी हम कैलकुलेटर लेके जा नहीं सकते, तो उनको भी आप करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। देखिए इस चीज़ को फिर याद रखिएगा। मैं आपको अभी एक और सवाल दिखाऊंगा आगे जाके न्यूमेरिकल, जिसमें आपके न्यूमेरिकल मुश्किल है वो, तो उसको हमें कैसे छोड़ना है वो चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2.5। इस चीज़ को साथ साथ नोट करते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ अ रेन इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर्स पर आवर एंड W index is 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, देन द रन ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू। अब देखिए क्या मेरे से पूछ रहा है, रन ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहा है और मुझे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल गिवन है और W इंडेक्स गिवन है। मुझे पता है कि W इंडेक्स कितना होता है। W इंडेक्स का फॉर्मूला याद करिए, P माइनस आर बाय टी। P माइनस आर बाय टी क्या है W इंडेक्स का। W इंडेक्स के अंदर सारी की सारी ड्यूरेशंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और मुझे पता है K क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट इज R बाय P।
आर बाई पी रन ऑफ अपॉन टोटल प्रेसिपिटेशन। अब मैं इसमें देखिए कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने क्या करा कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस आर बाई पी मैंने इसको कर दिया। सिंपली मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, तो ये क्या हो गया, दिस इज के। अब P बाई टी क्या हो गया, टोटल प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मेरे को क्या है, गिवन है, क्या लिखा है, इफ रेनफॉल इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर्स पर आवर। मुझे ये P बाई टी गिवन है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, P बाई टी की जगह लिख दिया। अब W इंडेक्स कितना मेरे को गिवन है यहाँ पे, 0.3। 0.3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस के, 3 इंटू 1 माइनस के। तो यहाँ से ये 1 आ गया, इसको मैंने लिख दिया 0.1, यहाँ से मैंने सिंपली काट दिया। तो 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस के। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 माइनस 0.1। सिंपल कैलकुलेशन, और जो जल्दी से जल्दी हो सकता है। देखिए इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस में जाना नहीं पड़ा, मुझे लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। अगर मुझे फॉर्मूला याद है और सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे को याद है, ये चीज़ मेरे को याद है, तो मैं आराम से इस चीज़ को निकाल सकता हूँ। 0.9 इज़ द आंसर हेयर, 0.9 इज़ द आंसर हेयर। तो देखिए आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरीके के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का पूछा जाता है। ये आप मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते। इस तरीके के आसान न्यूमेरिकल्स वो पूछ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल करना है, ये एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे आ गया। अ 6-hour storm with hourly intensities 7, 18, 25, 12, 10, 3 mm per hour produced a runoff of 33 mm. Then the phi indexes. मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जब भी मुझे phi इंडेक्स निकालने के लिए बोलता है, जब भी मेरे को phi इंडेक्स निकालने के लिए बोलता है और मेरे को इस तरीके से हर ड्यूरेशन की रेनफॉल गिवन है, तब phi इंडेक्स निकालने से पहले मुझे हमेशा W इंडेक्स निकालना होता है। इस चीज़ को याद रख लीजिए। वो इसलिए निकालना होता है, W इंडेक्स की मैं आपको याद दिलाऊं तो डेफिनेशन क्या कहती थी, इट इज़ द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो इसके अंदर सारी की सारी ड्यूरेशंस को मैं काउंट करता हूँ, सारी की सारी ड्यूरेशंस को मैं काउंट करता हूँ, तभी मुझे हमेशा W इंडेक्स निकालना होता है phi इंडेक्स से पहले। phi इंडेक्स के अंदर मैं सारी ड्यूरेशंस कंसिडर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मेरे को पहले W इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो W इंडेक्स मैंने निकाला। W इंडेक्स का मेरे को फॉर्मूला याद है, P माइनस आर बाय टी। P इज़ द टोटल रेनफॉल। अब टोटल रेनफॉल का सम कर लीजिए, 7 + 18 + 25 + 12 + 10 + 3। अब इसको आपको ओरली करना है, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपका ओरली हो जाए। 7, 8, 7, 18, 25, 25 + 25 कितना हो गया, 50, 50 + 12, 62, 62 + 10, 72, 72 + 3, इट इज़ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स। तो टोटल रेनफॉल कितनी हो गई यहाँ पे, 75 mm की, 75 mm की रेनफॉल हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे रन ऑफ पता है, रन ऑफ इज़ 33, और टोटल ड्यूरेशन कितनी है यहाँ पे, टोटल ड्यूरेशन इज़ 6 hours। तो 75 - 33 इट इज़ इक्वल टू 42, 42 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, W इंडेक्स। नाउ अब 6 1 ज़ा 6, 7 ज़ा 42, 7 mm पर आवर, 7 mm पर आवर क्या हो गया यहाँ पे, W इंडेक्स। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ, यहाँ पे मैं याद दिला दूँ आपको कि phi इंडेक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन W इंडेक्स। phi इंडेक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू W इंडेक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे W इंडेक्स निकालने के बाद यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन देखूँगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मुझे पता है 7 mm तो हो नहीं सकता, 3 mm तो हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि phi इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन W इंडेक्स। ऑब्वियसली C और D में से कोई एक हो सकता है। अब 2 ऑप्शन बड़े हैं तो मेरे को फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं उसके बिना नहीं रख सकता। अगर एक ही ऑप्शन
बड़ा होता 7 से तो सीधा आंसर मेरे पास आ जाता वो वाला जो मुझे फाइनल आंसर चाहिए, पर यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, लंबी कैलकुलेशन की हो गई। अब 7 mm पर आवर आ गया तो उसके बाद मेरे को वो ड्यूरेशन सब कैलकुलेट करनी, इसके अंदर कंसिडर करनी है जिनकी ड्यूरेशन जिनकी रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन से क्या है, कम है। अब मुझे 7 को निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर ही 7 है, तो जितना 7 रेनफॉल होगी उतनी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। वही चीज़ 3 में होगा, 3 सारा का सारा इन्फिल्ट्रेट हो गया, तो मुझे फर्स्ट ड्यूरेशन और लास्ट ड्यूरेशन को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्या बचा, 18 + 25 + 12 + 10। या तो मैं 7 + 3 - 10 में किस में से कर दूँ, 75 में से मैं -10 कर दूँ, तो कितना आ गया 5 इंडेक्स के लिए कौन सी ड्यूरेशन, 65। 65 क्या कर रही है, रेनफॉल एक्सेस में क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। फिर मैंने माइनस करा यहाँ पे रन ऑफ मेरे को पता है कितना है, 33 है, मेरे को पता है रन ऑफ 33 मैंने कर दिया। अब ड्यूरेशंस मैंने 2 कैंसिल कर दी, पहली ड्यूरेशन और लास्ट ड्यूरेशन मैंने कैंसिल कर दी। अब 6 में से मैंने 2 आवर्स को कर दिया, -2 मैंने यहाँ कर दिया, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई यहाँ पे 4 आवर्स की। अब 65 - 33 कितना हो गया, 32 हो गया। अब 32 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। तो 5 इंडेक्स की मेरी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 8 mm पर आवर। अब देखिए ये आपकी कैलकुलेशन विदिन 1 मिनट या 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो जानी चाहिए, और ये तभी होगी जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, वो आपको कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से पता चलेगी या जब आपके दिमाग में होगा। अगर आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इस सवाल को नहीं करूँगा, इससे क्या है, मेरे पोटेंशियल आगे के 2 से 3 सवाल डैमेज हो सकते हैं। जो मेरे को आते होंगे मेरे 2 से 3 सवाल जा सकते हैं टाइम के कारण, उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूँगा। और कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। ओनली प्रैक्टिस इज ओनली द सोल्यूशन फॉर दिस। आपको क्या है, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भैया ये सवाल होगा या नहीं होगा। जब भैया ये हो ही नहीं सकता सवाल इतने समय में, 1 मिनट में ये हो ही नहीं सकता, चाहे मेरे को आता हो ये सवाल, चाहे मेरे को आसान आता हो, मुझे पता है इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मैं ये सवाल नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मेरा गोल है प्रीलिम्स को क्लियर करना अच्छे नंबर से। मेरा गोल ये नहीं है कि मेरे को सारे सवाल, मेरे को किसी को नहीं बताना कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं, मेरे को उतना आता है जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, भैया मैंने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना पढ़ लिया, ऐसे सवाल को रखना ही नहीं अपने दिमाग में। उतना पढ़ना है जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना मेरा प्रीलिम्स मेरे को क्लियर करवा दे, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको आता है और मेरे को अंदाज़ा हो गया कि ये सवाल को मैं 1 से 1.5 मिनट में नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने नहीं करना, मैं ये नहीं करूँगा। या तो मैं इसको मार्क कर दूंगा सवाल को कि मैंने मार्क कर दिया, एंड में मेरे पास अगर 5-6 मिनट बच गए बाय चांस, तो मैं इसको सवाल सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरे को उसका कॉन्सेप्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, मैं तभी इसको कर पाऊंगा 1 से 1.5 मिनट के अंदर, तभी मैं कर सकता हूँ आगे। कॉन्सेप्ट मुझे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि नहीं मैं सवाल कर लूँगा, उतनी श्योरिटी होनी चाहिए जब मैं छोड़ूँ सवाल को बाद के लिए, तो इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है। नहीं तो नहीं आता ना, तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है मेरे को, मैं देखूंगा भी नहीं इस सवाल को, और ना इससे घबराऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत आगे सवाल है जो मेरे को आते होंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार न्यूमेरिकल कहाँ से आ गए यहाँ पे, नहीं घबराने की ज़रूरत, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मेरे को किस तरीके की अप्रोच अपने माइंडसेट में रखनी है, और ये माइंडसेट कैसे क्लियर होगा, प्रैक्टिस। नंबर 1 सोल्यूशन, 1 and only सोल्यूशन इज प्रैक्टिस। अगेन एंड अगेन रेपिटेशन करते रहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेन विच फॉल्स नियर द स्टार्ट ऑफ अ स्टॉर्म एट अ रेट लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, एट अ रेट लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज। अब एक चीज याद रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल,
इज लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मतलब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब भी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैं बोलूंगा, दिस रिप्रेजेंट्स द भूख। ऐसा है कि ग्राउंड सरफेस को जितनी भूख लग रही है वो इक्विवेलेंट है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है भूख, धरती की भूख को हाँ बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये तो बड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया, धरती की भूख। धरती की भूख को मैं बोलूंगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब मेरी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या है, कम है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आई, ये कम है, तो खाना मुझे कम मिल रहा है, भूख मेरी ज्यादा है, तो क्या होगा, सारा का सारा पानी क्या करेगा भैया, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। अब जब इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अब देखिए मेरे ऑप्शंस क्या है। इफेक्टिव रेनफॉल, क्या ये इफेक्टिव रेनफॉल में कहलाएगी, ये रेनफॉल हो रही है ऊपर, क्या ये रन ऑफ यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं इफेक्टिव रेनफॉल में लूंगा। आई विल नॉट कंसिडर इन इफेक्टिव रेनफॉल। क्या रेनफॉल एक्सेस होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। रेनफॉल एक्सेस क्या होता था, जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना तो इफेक्टिव रेनफॉल ना तो रन ऑफ, रेनफॉल एक्सेस। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, रेजिडुअल रेन, और डी पार्ट क्या है, रेनफॉल इंटरसेप्शन। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्टॉर्म से पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है, काफी कम होती है। इस चीज को याद रखिएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी इज वेरी लेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ स्टॉर्म एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ अ स्टॉर्म। जब भी स्टॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रही होती है रेनफॉल, उसके बाद जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है उसकी इंटेंसिटी क्या है, काफी कम है, इंटेंसिटी इज वेरी लेस। तो आप देखिए जब इंटेंसिटी कम है वो सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। उस पोर्शन को मैं रेजिडुअल रेन बोलता हूं, ये मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कवर नहीं करा था, पर मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाना चाह रहा था। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब स्टॉर्म से पहले और स्टॉर्म के बाद जो इंटेंसिटी होती है रेनफॉल की वो काफी लेस होती है, उसको मैं बोलता हूं रेजिडुअल रेन। आई विल कंसिडर दैट एज रेजिडुअल रेन, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखा, द पोर्शन ऑफ अ रेनफॉल विच इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड मूव्स लेटरली and then joins the stream is known as the portion of rainfall which infiltrates, जो हमारे ग्राउंड लेवल के अंदर घुस जाता है भैया। अगर जो घुस गया, अगर अंदर आ गया, अब इन्फिल्ट्रेट हो गया एंड मूव्स लेटरली अगर मूव कर रहा है, लेटरली इन द सेंस लेटा हुआ मूव कर रहा है और एक स्ट्रीम के साथ आके जुड़ जाता है, इस तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो के थ्रू, ग्राउंड वाटर के नीचे हो रहा है, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा। अब देखिए ये चीज़ ग्राउंड वाटर भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी बोल सकता हूँ मैं इसको। अगर मेरा ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं ग्राउंड वाटर फ्लो भी बोल सकता हूँ। पर मुझे पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल नहीं पता, ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं। और जो फ्लो हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे होता है ना, उसको मैं क्या बोलता हूं, सब सरफेस फ्लो। मैं इसको हमेशा बोलता हूं सब सरफेस फ्लो, जिसके अंदर एक चीज और हम कंसिडर करते हैं, बेस फ्लो। याद करिए, बेस फ्लो इज द सब सरफेस फ्लो। अब मैं आपको बताता हूं, रन ऑफ के अंदर मैं आपको एक बार जस्ट बता देता हूं फिर से। रन ऑफ के अंदर दो होते हैं फ्लोज, एक होता है सरफेस फ्लो, जो सरफेस मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लो कर रहा है, और एक है सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो में हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंदर ग्रेजुएट लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, बेस फ्लो। हम बेस फ्लो को ही पढ़ते हैं। और सरफेस फ्लो के अंदर दो होते हैं, एक होता है सरफेस रन ऑफ होता है, और एक होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। एक ये होता है ये सब सरफेस फ्लो में आता है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, नॉट इन सरफेस फ्लो, आई एम सॉरी। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो इन सब सरफेस फ्लो में दो होते हैं, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और बेस फ्लो।
अब सरफेस फ्लो और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो के कॉम्बिनेशन को मैंने सरफेस फ्लो का लिया, सरफेस रन ऑफ, और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट रन ऑफ। दैट इज नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ। ये याद रख सकते हैं, दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट, आप इसको याद रख सकते हैं। इसको मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ है ये चीज़। अब डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो, ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसकी, रन ऑफ की। ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रन ऑफ की। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फिल्ट्रेट हो गया, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे अब सब सरफेस फ्लो की बात हो रही है, एंड मूव्स लेटरली। ऑप्शंस में मेरे को बेस फ्लो गिवन नहीं है और मुझे ग्राउंड वाटर टेबल का पोजीशन मेरे को पता ही नहीं है, तो आई विल से इट एज सब सरफेस फ्लो। इसको मैं क्या बोलूँगा, आंसर क्या होना चाहिए मेरा, सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो इज द राइट आंसर। ऑप्शंस देख के मेरे को पता चल रहा है देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर मुझे ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन पता होती तब मैं इसको ग्राउंड वाटर फ्लो बोल सकता था, पर मुझे नहीं पता। और बड़ा क्लासिफिकेशन में मेरे को पता है कि सब सरफेस फ्लो इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो सब सरफेस फ्लो, जो फ्लो लेटरली ग्राउंड लेवल के नीचे हो रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, सब सरफेस फ्लो। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाउ इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, और इक्वल टू और मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन रेट होता था किस रेट से पानी इन्फिल्टर कर रहा है या मूव कर रहा है ग्राउंड लेवल के नीचे। रेट, जब भी ये रेट आता है इट इज रिप्रेजेंटिंग पर यूनिट टाइम, इट रिप्रेजेंट्स पर यूनिट टाइम। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, भैया ये कैपेसिटी शब्द जब भी आता है, कैपेसिटी शब्द मतलब कोई भी चीज़ मैक्सिमम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे कैपेसिटी शब्द से मतलब मैं अगर खाना खा सकता हूँ तो 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता, ये मेरी कैपेसिटी है, दिस इज़ माय कैपेसिटी। इससे ज़्यादा नहीं खा सकता मैं, 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता, तो ये मेरी कैपेसिटी हो गई अपनी, मेरी एपेटाइट की। पर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन की जो मैक्सिमम रेट है कि पानी कितने मैक्सिमम रेट से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है ग्राउंड लेवल के अंदर, तो वो हो गई इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो रेट हो गया पर यूनिट टाइम कितने रेट से एंटर हो रहा है, और कैपेसिटी भी एक तरीके से रेट है पर मैक्सिमम रेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम रेट को। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन ऑलवेज बी लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन रेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। Can never be more than infiltration capacity. It can never be more than infiltration capacity, infiltration rate. So my option is C. C option क्या कह रहा है, equal to और less than infiltration capacity. मैं अपनी भूख से ज़्यादा कभी भी खाना नहीं खा सकता, वो खाना हमेशा फिर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, that will be waste। अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो यहाँ पे वेस्टेज क्या होगी, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी से एंटर हो सकता है होगा, पर अगर रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे तो मैं भूख मेरी सिर्फ और सिर्फ FC है, ग्राउंड लेवल की भूख जितनी है वो FC के बराबर है, पर यहाँ पे इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो बाकी बचा हुआ पानी क्या हो जाएगा, रन ऑफ, बाकी बचा हुआ पानी वेस्ट हो जाएगा, दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, रन ऑफ। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन नेवर बी मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैं कभी भी अपनी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खा सकता, सिंपल, याद रखना इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस, बोथ ए एंड बी। बताइए क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मूवमेंट ऑफ वाटर भी हो सकता है, क्योंकि हमने हाइड्रोलॉजी में हम सीपेज और परकोलेशन को हम इन्फिल्ट्रेशन के इक्विवेलेंट ही मानते हैं, हम सेम चीज़ ही मानते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज सेम। तो
मूवमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है परकोलेशन और सीपेज, और इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन एक तरीके से। तो ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हाइड्रोलॉजी के अंदर हम इन्फिल्ट्रेशन के अंदर सीपेज और परकोलेशन को भी काउंट करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, परकोलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेनेवर द प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द ग्राउंड सरफेस, जब भी पानी मूव कर जाएगा डीप ग्राउंड वाटर टेबल से जुड़ने के लिए, इस प्रोसेस को मैं परकोलेशन बोलूंगा। इस प्रोसेस को आई विल से एज परकोलेशन, और इन्फिल्ट्रेशन इज एब्जॉर्प्शन एक तरीके से। पर हाइड्रोलॉजी के अंदर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूं इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, तो इसलिए बोथ ए एंड बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल में बी डिफाइंड एज। अब ये फिर से आपको बता देते हैं, एक्सेस रेनफॉल वो होती है जब भी जैसे प्रेसिपिटेशन हो रही है और कुछ पानी इनफिल्टर कर रहा है, ग्राउंड अपनी भूख पहले मिटा रहा है, फिर उसके बाद रन ऑफ होता है, तो एक्सेस रेनफॉल जो है ये रन ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल वो होती है जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करती है, उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सेस रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूसेस इक्वल टू रन ऑफ। टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन माइनस लॉसेस इज इक्वल टू रन ऑफ। वाटर डेप्थ कलेक्टेड ड्यूरिंग द नेट सप्लाई इंटरवल। नेट सप्लाई इंटरवल से मतलब जो इंटरवल कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, रन ऑफ में। यहाँ पे मेरे को तीनों स्टेटमेंट्स सही दिख रहे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ पे रन ऑफ की डेफिनेशन को बता रहे हैं। तो देयरफॉर एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूसेस इक्वल टू रन ऑफ। टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन माइनस लॉसेस। यहाँ पे जो लॉसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेप्शन या डिप्रेशन स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिप्रेशन स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे लॉसेस जो है। अब लॉसेस को मैंने टोटल रेनफॉल से भी माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, बाकी बचा हुआ पानी क्या है, ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लो करेगा, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस रेनफॉल। देयरफॉर ऑल द अबव इज द राइट आंसर। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेन विच फॉल्स नियर द एंड ऑफ द स्टॉर्म, पहले क्या था क्वेश्चन में, पहले था स्टार्ट। अब यहाँ पे है एंड ऑफ द स्टॉर्म एट अ रेट लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट रेन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल रेन। मैंने बताया था बिफोर और एंड ऑफ स्टॉर्म में जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, वो सारी की सारी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब मेरी ग्राउंड लेवल की जितनी भूख है उससे कम हो रही है रेनफॉल, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज नोन एज रेजिडुअल रेन। अगेन था इट। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, if the infiltration capacity measures by a double ring infiltrometer is FD, infiltration capacity मैंने मेजर कर ली, वो कितनी निकल के आ रही है, FD, and that measure by rain simulator is FS से रेन सिमुलेटर ने infiltration capacity मेजर करी है। then choose the correct statements। अब इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस इफ द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेजर्ड बाय डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर इज FD एंड मेजर्ड बाय रेन सिमुलेटर इज FS। ये FD और FS यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ही है, तो मैं इसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत है नहीं।
अगर मैं डिटेल में यहाँ पे जाऊँगा तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये एक स्टेट में ये सवाल पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आपको बताने के लिए। देन द आंसर विल बी ए, एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस। ये बी ऑप्शन इज एफ डी लेस देन एफ एस, एफ डी लेस देन एफ एस। ए ऑप्शन इज एफ डी ग्रेटर देन एफ एस। ये एक स्टेट में पूछा गया था तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया आपको बताने के लिए। यहाँ अगर मैं डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और रेंज सिमुलेटर के, ये दोनों एक तरीके से समझ लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और रेंज सिमुलेटर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को नापने के लिए काम आते हैं। तो उसके अंदर जो वेरिएशन आता है ना इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, उसका रिलेशन है दैट डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो ग्रेटर निकल के आती है रेंज सिमुलेटर से। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया कि एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस। आप इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एक जगह पूछा गया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा देयर इज़ नो यूज़ कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट फैक्टर, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद लोकेशन, चेंजेस विद बोथ टाइम एंड लोकेशन। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है कि मेरी भूख कितनी है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जैसे हो गया सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है कि कितनी गहराई के डिप्रेशन बना हुआ है, डेप्थ ऑफ डिप्रेशंस पे डिपेंड करती है ये। अब देखिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। सॉइल मॉइस्चर मतलब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। सॉइल मॉइस्चर माने कि पहले से ही कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, वॉइड्स के अंदर पहले से ही कुछ मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा, मतलब मैंने पहले से ही कुछ खाना खा रखा है, तो ऑब्वियसली जब मेरे को खाना दिया जाएगा तो मैं कम खाना खा पाऊंगा, एक रेट जो होगा मेरा खाना कंज्यूम करने का वो कम होगा। इस केस में क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लेस हो जाएगी। अब परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब मैं दोनों सैंड ले लेता हूँ, एक सैंड यहाँ ले लिया मैंने, एक सैंड एक और ले लिया, दिस इज सैंड ए, दिस इज सैंड बी। ये दो तरीके की सॉइल मास मेरे को गिवन है अर्थ सरफेस के नीचे। तो अगर ये लोकेशन ए पे है, ये लोकेशन बी पे है, अब ये तो है नहीं कि सैंड है तो दोनों की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सेम रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब कितनी इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है FC वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे परमेबिलिटी से। अगर सैंड ए की ज़्यादा है परमेबिलिटी तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी सैंड ए की ज़्यादा होगी। FCA विल बी मोर देन FCB इफ KA इज मोर देन KB। इफ KA इज मोर देन KB तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, अगर परमेबिलिटी ज़्यादा तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा। अब अगला आ गया जी भैया टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में मैं आपको दो सॉइल्स कंसिडर करूँ, एक सैंड और एक क्ले। अब मुझे पता है कि क्ले की जो परमेबिलिटी है वो है ज़्यादा, परमेबिलिटी है ज़्यादा के की, किससे, क्ले से। तो इसलिए क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सैंड विल बी ग्रेटर देन क्ले, ग्रेटर देन क्ले। तो अब और नीचे आ गया चौथा इज डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। अब देखते हैं इसको, मैं छोटे से इलस्ट्रेशन से यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये देखिए कि ये अर्थ सरफेस है और ये सेम सॉइल है पूरी, ये सेम सॉइल मास है। एक जगह पे एट लोकेशन ए यहाँ पे क्या है डिप्रेशन, यहाँ पे देखिए पानी अगर भरा हुआ है, बारिश हुई और यहाँ पे पानी भर गया। एक इसकी हाइट कम है H1 और इसकी हाइट H2 क्या है, ग्रेटर है। अब मुझे पता है कि प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे इट इज़ लेस, यहाँ पे P1 अगर मैं इसको P1 लूँ दिस इज लेस देन P2। अगर इस जगह इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है P2, तो अगर P1 इज लेस देन P2 तब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट दिस पॉइंट, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट दिस पॉइंट विल बी लेस
देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का रेट यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम होने की वजह से इस पॉइंट पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो गई और इस पॉइंट के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। तो मेरे चार ऑप्शन यहाँ कहते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर। ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फैक्टर। चेंजेस विद टाइम हो सकता है क्योंकि परमेबिलिटी चेंज करती है टाइम के साथ। अब लोकेशन भी, हाँ लोकेशन अब मैंने देख लीजिए एक जगह मैंने दो लोकेशन थी, लोकेशन ए लोकेशन बी, क्या कोई भी चेंजेस हो सकते हैं? यस, इट कैन बी चेंज विद लोकेशन। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं और डी में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड लोकेशन बोथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेन जो मेरा फंडा यहाँ था, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कि किस खेत की मूली है भैया, वो किससे किस किस चीज़ों से वो इफेक्ट होती है। दीज आर द 4 फैक्टर्स जिससे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इफेक्ट होती है। पहला है सॉइल मॉइस्चर, दूसरा परमेबिलिटी, तीसरा टाइप ऑफ सॉइल, चौथा इज डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आगे एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे, द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग अ 4-hour storm with a uniform intensity of 2.8 centimeter per hour. This is per hour. Uniform intensity is 2.8 centimeter per hours. अब ये मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी गिवन है जो कि यूनिफॉर्म है और बारिश हो रही है 4 घंटे की, 4 आवर का स्टॉर्म हुआ है। उसने प्रोड्यूस किया रन ऑफ वॉल्यूम प्रोड्यूस करी है और मेरे को बेसिन एरिया गिवन है। तो मुझे एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स निकालना है। तो मुझे अगर रन ऑफ डेप्थ निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे पास डेप्थ आ जाएगी। तो 25.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 280 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर को भी मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करूं, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, क्या ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो? क्या ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो? ये आपको कॉन्सेप्ट आता भी होगा ना, मैं मान ही नहीं सकता आप इसको ओरली 1 मिनट में कर दो। 1 मिनट में आप इसको कर ही नहीं सकते। तो क्या करना है भैया, इसको देखते ही मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। मैं ये सवाल करूंगा ही नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ये क्यों देखूं कॉन्सेप्ट को, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूं, पर क्या है प्रीलिम्स में मेरे को इसका लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए सवाल देखा मैंने, वैल्यूज़ देखी, भैया ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। मेरा मेन फंडामेंटल आपको समझाने का यहाँ पे यही है। देखते ही मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, अच्छा भैया यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए और ये मेरे बस की बात नहीं है, चल अगला कर दें सवाल। मैंने अगला सवाल कर दिया, आई विल नॉट सी दिस क्वेश्चन, सो आई विल इग्नोर दिस क्वेश्चन। अब हम इसको इग्नोर करते हैं तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल इज सरफेस रन ऑफ रिप्रेजेंट्स टोटल वाटर। सरफेस रन ऑफ रिप्रेजेंट्स द टोटल वाटर flowing in the surface channels after the rainfall, obtained after deducting the rainfall water what has infiltrated or evaporated from the total rainfall, excluding the base flow in the surface canals after the rainfall, or flowing through all the channels। मैं आपको कुछ 3-4 सेकेंड का समय देता हूं क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आपको बता दिया सरफेस रन ऑफ का। अब आप पहले 3-4 सेकंड लेके सोचिए इसको। जिसने भी बी सवाल करा, जिसने भी बी ऑप्शन करा, इज द करेक्ट आंसर। ऑब्टेन्ड आफ्टर डिटेक्टिंग रेनफॉल वाटर व्हाट हैज इनफिल्टर्ड और इवेपोरेटेड, मतलब प्रेसिपिटेशन हुई अर्थ सरफेस के ऊपर, उसमें से मैंने इन्फिल्ट्रेशन को माइनस कर दिया और उसमें से भी मैंने लॉसेस को माइनस कर दिया। तो क्या आ गया मेरे पास, सरफेस रन ऑफ। अब जो लॉसेस हैं यहाँ पे वो इवेपोरेशन को बता रहे हैं, इवेपोरेटेड वाटर को बता रहा है लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉसेस को मैंने माइनस कर दिया, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लॉसेस में मैंने इंटरसेप्टेड कोई गिवन नहीं है, डिप्रेशन स्टोरेज में कोई गिवन नहीं है, तो मुझे वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉसेस कैन बी एनी, कोई लॉसेस कोई भी हो सकते हैं। तो इवेपोरेटेड वाटर यहाँ लॉसेस गिवन है।
तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, वो सरफेस रन ऑफ आ गया सीधा। ये कंसेप्ट हमने बहुत बार देख लिया था, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ। फिर से, डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ। रेनफॉल कितनी हुई, P माइनस रन ऑफ, बाकी बचा पानी क्या हो गया, वो या तो इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, हाँ, या तो इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी या जो अर्थ सरफेस के ऊपर डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं उनके अंदर जाके ये भर जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, मैं आपको इलस्ट्रेशन से यहाँ समझाता हूँ। बारिश हुई, टोटल प्रेसिपिटेशन इज P, कुछ पोर्शन क्या कर गया, इनफिल्ट्रेट कर गया, कुछ पोर्शन क्या कर दिया यहाँ पे स्टोर कर गया, और कुछ पोर्शन क्या हो गया, रन ऑफ हो गया। तो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रन ऑफ एंड रेनफॉल, अब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, इनफिल्ट्रेशन और ये डिप्रेशन स्टोरेज। मैं इसको अगर डी कंसिडर करूँ तो पोटेंशियल बेसिन रिचार्ज, यहाँ पे जो चीज़ बता रहा है पोटेंशियल बेसिन रिचार्ज एंड पोटेंशियल इवेपोरेशन, आंसर क्या होना चाहिए, बी। इनफिल्ट्रेशन होता, इनफिल्ट्रेशन में मान लेता, पर मेरे पास मोस्ट जो थोड़ा सा डिटेल में मेरे को ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो ज़्यादा सही ऑप्शन जो होना चाहिए, इनफिल्ट्रेशन भी हो सकता था सही, या आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है। अब पोटेंशियल वर्ड का यूज़ करके उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बना दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा प्रिसीजन को इंक्रीज कर दिए। तो इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होना चाहिए दैट इंक्लूड्स बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। तो द फाइनल आंसर इज बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल बेसिन रिचार्ज, मतलब ये जो डिप्रेशन स्टोरेज हो रही है, और पोटेंशियल इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, जो इनफिल्ट्रेट कर रहा है पानी। तो ऑप्शन इज बी एंड सी। नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी पोर्शन समझ ना आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस पोर्शन को फिर से रीप्ले करके देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेटिव कंटेंट लाइक दिस। Until then, goodbye. See you in the next lecture.